everyone, welcome back to my YouTube channel 5 Minute Study. So today आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे, देन हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आपके एसएसटी के सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन उसमें सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स बचेगा। तो मैप वर्क भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। जितने भी मैप वर्क हैं आपकी हिस्ट्री एंड जियो में, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में ही हैं आपके मैप्स, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स में तो है नहीं। एंड सिविक्स में जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एसएसटी में वो भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री करने के बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सो a very good evening to all of you. If you are new on my channel, so here I am with my beautiful and perfect explanations of class 10th all NCERT syllabus. ठीक है, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको हर तरीके की क्लास 10 से लेकर एनसीईआरटी की हर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। बोर्ड की अगर हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अभी बोर्ड ने कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया है, बस बोर्ड कह रही है कि 19 जनवरी तक एक्सपेक्टेड है आपके टर्म 1 का रिजल्ट आना। ओके, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हमने पहली फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा है हमारे चैप्टर नंबर 1 में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने देख रखा है कि जितने भी मॉडर्न नेशनलिज्म है यूरोप में, ठीक है, वो सारे के सारे एक नेशन स्टेट के फॉर्मेशन से बनकर नेशनलिज्म यूरोप मॉडर्न हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी है और ये नहीं भी है कि एक चेंज जो है तो वो जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि कौन है वो, उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन क्या कर रहा है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये एक जो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म का जो मॉडर्नाइजेशन आया था उसका ये मतलब था। नए सिंबल्स, नए आइकन, नए सॉन्ग, नए आइडियाज़, ये सारे के सारे एक नए लिंक जनरेट कर रहे थे और जितनी भी कम्युनिटीज़ की बाउंड्रीज थी उन सबको रीडिफाइन कर रही थी। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो भी नए नए नेशनल आइडेंटिटी बन रही थी वो काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद बन रही थी, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस चला था। तो ये कैसे ये चीज़ इंडिया में कैसे इमर्ज हो गई ये हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम अच्छे से जानते हैं कि इंडिया सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए थे, यानी पुर्तगाल के वासी आए थे हमारे इंडिया, यानी सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। तो वहीं से ये शुरू होता है इंडिया के अंदर, और बहुत सारी कॉलोनीज़ के अंदर जितने भी मॉडर्न नेशनलिज्म की जो ग्रोथ है वो एक ना एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड है। हमने कॉलोनियल टाइम्स के बारे में पढ़ा है, जब अंग्रेज़ हमारे इंडिया आते हैं तो वही चीज़। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कॉलोनिज्म के स्ट्रगल के साथ अपनी यूनिटी को डिस्कवर कर रहे हैं। जो भी उनका जो ऑप्रेस्ड का जो सेंस है कॉलोनिज्म के अंदर, वो उनको एक शेयर्ड बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अलग अलग ग्रुप से एक साथ बंधे रहें। लेकिन हर क्लास और हर ग्रुप जो है वो यही सोचते हैं कि कॉलोनिज्म वाला जो ये टाइम चल रहा है इंडिया के अंदर, ब्रिटिश ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करके रखा है, उनके एक्सपीरियंसेस में बदलाव है, उनके जो फ्रीडम के नोशंस है वो, देखिए हर किसी का अपना अपना फ्रीडम होता है, वो किसी और चीज़ के लिए फ्रीडम चाहता है, कोई किसी और चीज़ के लिए फ्रीडम चाहता है, तो ये सेम नहीं हो सकते। जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी के अंडर में थी और वो उन्होंने तरह तरीके के ग्रुप्स बनाए, तरह तरीके के मूवमेंट चलाए ताकि वो आज़ादी पा सके। लेकिन जो एकता थी वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बिना नहीं इमर्ज हो सकती थी, यानी इस कॉन्फ्लिक्ट में एकता के बिना वो इस जीत को हासिल नहीं कर पाते। पुरानी टेक्स्ट बुक में यानी शुरुआती वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई इंडिया में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है इंडिया के अंदर पहले डिकेड से लेकर लास्ट 20 सेंचुरी तक। इस चैप्टर में हम 1920 से स्टोरी को पिकअप करेंगे और हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, बहुत सारे सत्याग्रही मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाए थे तो वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पढ़ेंगे, यानी 1914 टू 1918 तक हमारा फर्स्ट वॉर चला था, राइट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो थे वो साथ में ही चले थे।
ठीक है, एक साथ ही उनका स्टार्टिंग हुई थी। तो 1990 के बाद हमने देखा कि कैसे नेशनल मूवमेंट नए नए एरियाज़ में फैले गए, नए नए सोशल ग्रुप्स बनाए गए, नए नए स्ट्रगल के मोड्स बनाए जा रहे थे। तो वो कैसे डेवलपमेंट पा रहे थे, क्या इम्प्लीकेशंस उनके पास थे, तो ये हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो वॉर था वो किस वजह से हुआ था। जितनी भी नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसको देखते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा, जिसकी वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर में काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से वॉर लोन्स में दिक्कत हुई और टैक्सेस बढ़ गए। यानी वॉर के लिए जो लोन लिया था उन्होंने, उसमें दिक्कत हुई, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए, उससे दिक्कत हो गई वॉर के लोन को चुकाने के लिए, वॉर के लिए जो लोन लिया था उसको चुकाने के लिए, जिसकी वजह से टैक्सेस बढ़ गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गई, इनकम टैक्स बना दिए गए। तो इस वॉर के चलते जो प्राइजेस थी वो बढ़ती चली गई। 1913 टू 1918 के बीच में डबल हो गई वो प्राइस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो आम जनता थी उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in the rural area caused widespread anger. विलेजेस में जो लोग रहते थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो आर्मी को ज्वाइन करे, वॉर में सोल्जर की तरह एक प्ले करे, उनको फोर्स रिक्रूटमेंट बनाया जा रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉलोनियल स्टेट जो होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट जो होता है, वो लोगों को फोर्स करता है कि आप आर्मी को ज्वाइन करो। तो ऐसे ही ब्रिटिश कर रही थी, उनके वॉर में सोल्जर्स की कमी पड़ रही थी जब वॉर चल रहा था कंटिन्यू, तो उन्होंने विलेजेस में लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों के मन में था। फिर 1918, 1919, फिर 1920 टू 21 के बाद बहुत इंडिया के कई जगहों पर क्रॉप्स फेल्ड हो गए, यानी फसल खराब हुई, जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा डिसीजेस फैली। ठीक है, तो 1920 के सेंसस के अकॉर्डिंग 12 से 13 मिलियन लोग जो थे वो फेमिनाइंस के रिजल्ट, यानी वो डिसीजेस सर्वाइव कर रहे थे, यानी डिसीज़ उनके बॉडी के अंदर डिसीज़ हो गई थी फूड शॉर्टेज वगैरह के अंदर। ठीक है, फूड शॉर्टेज की वजह से लोगों को विश्वास था कि कभी ना कभी ये जंग ख़त्म होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस स्टेज पर नए लीडर सामने आए और उन्होंने नए तरीके का स्ट्रगल लोगों को सजेस्ट किया। वो कौन थे? हमारे गांधी जी। ठीक है, तो अब सत्याग्रही मूवमेंट क्या था, उसका क्या आइडिया था। ठीक है, देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना अब स्टार्ट हो जाएंगे बहुत सारे। एक मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हम ये पढ़ेंगे कि ये मूवमेंट किसने चलाया, कैसे हुआ, क्या 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 रिजल्ट निकले इसके, क्या कंक्लूजन निकले, क्या ऑब्जर्वेशन रहा, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी 1915 जनवरी, महात्मा गांधी जो थे हमारे, वो जनवरी में 1915 को इंडिया वापस आ गए थे पूरी दुनिया घूम के। ऐसा तो हम जानते हैं कि वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, जहाँ पर उन्होंने सक्सेसफुली जहाँ पे साउथ अफ्रीका में हमने सुना था मंडेला, जो हमारे मंडेला जी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने वो मूवमेंट चलाया था जिसमें वहाँ पर वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में अपार्थाइड सिस्टम चलता था। तो वो सब चीज़ ख़त्म करा के वो वापस से इंडिया आए थे। ठीक है, वापस इंडिया आए थे वो वहाँ की चीज़ों को सॉल्व करके। तो जो सत्याग्रही का आइडिया था वो सच्चाई की पावर से और सच्चाई के ढूंढने की ज़रूरत से एम्फेसाइज हुआ था। इसमें सजेस्ट किया गया था कि अगर ये सच है और स्ट्रगल जो है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है, यानी अन्याय के खिलाफ है, तो जो फिजिकल फोर्स है वो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ऑपरेसर से लड़ें। बिना किसी की मदद मांगे या बिना एग्रेसिव हुए भी एक सत्याग्रही एक युद्ध को जीत सकता है, नॉन वायलेंस, यानी बिना शोर शराबा किए हुए। तो ये जो था ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेसर की अपीलिंग से हो सकता है। लोग जिनमें ओप्रेसर्स थे, ओप्रेसर्स हमने पढ़ा है मंडेला वाले चैप्टर में। ओप्रेस के बारे में मंडेला जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था। ओप्रेसर वो जो इस चीज़ों को सह रहे हैं, ठीक है, और ऑपरेस्ड वो जो लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग जिनको सच्चाई दिख रही थी और इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ, और सच को
एक्सेप्ट करने की बजाय वॉयलेंस का इस्तेमाल करके, यानी शोर शराबा करके सच को एक्सेप्ट करना, वो ये नहीं चाहते थे। इस स्ट्रगल से वो ये चाहते थे कि सच्चाई को एक हम अपना हथियार बना के चले और महात्मा गांधी जी को फॉलो करें। महात्मा गांधी जो थे वो धर्म को मानते थे, धर्म जो सभी इंडियंस को यूनाइट कर सकता है बिना नॉन वायलेंस के, बिना दंगा फसाद करे। गांधी जी के आने के बाद, यानी उनके इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सक्सेसफुली सत्याग्रही मूवमेंट्स चलाए कई कई जगहों पर। 1917 में वो सबसे पहले बिहार में चंपारण नाम की एक जगह पर गए, ठीक है, चंपारण नाम की एक जगह पर गए वो, ठीक है। चंपारण, हमने चंपारण मूवमेंट सुना था ना, वहाँ पे कितना सारा दंगा फसाद हुआ था, फिर उन्होंने तुरंत वो मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो बिहार में वो चंपारण नाम की एक जगह पर गए थे जहाँ पे उन्होंने किसानों को इंस्पायर किया कि वो ये जो भी प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने पीजेंट्स को हौसला दिया। उन्होंने कहा कि वो इस स्ट्रगल के साथ दे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमें पता है ना, ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को फोर्स किया था कि वो फूड क्रॉप्स की जगह इंडिगो प्लांट उगाए ताकि वो उसको रॉ मटेरियल को अपने वहाँ भेज सके ब्रिटेन में, ठीक है। फिर उसके बाद 1917 में उन्होंने एक सत्याग्रही एक और मूवमेंट चलाया जिसमें वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, यानी गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी जो क्रॉप थी वो फसल बर्बाद हो गई थी उनकी और बहुत ज़्यादा डिसीज़ फैल रही थी। तो जो खेड़ा के जो किसान थे वो रिवेन्यू नहीं चुका पा रहे थे, कर्जा नहीं चुका पा रहे थे और उनसे रिवेन्यू कलेक्शन की डिमांड की जा रही थी, तो उसको भी उन्होंने सत्याग्रही मूवमेंट के थ्रू उनके कर्जों को माफ़ कराया। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद चले गए और वहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रही मूवमेंट चलाया कॉटन मिल वर्कर्स के साथ। अब हम रॉलेट एक्ट से शुरू करेंगे। देखो, रॉलेट एक्ट तो आप बच्चों 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट सबसे पहले हमने शॉर्ट पे पढ़ा, फिर हम थोड़ा बड़ा पढ़ा, फिर डिटेल में पढ़ते पढ़ते आज हम ना 10th क्लास तक आ गए और आज हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे थोड़ी बहुत बातें तो आपको पढ़ता ही होगी, ठीक है। 6 अप्रैल को जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में तो गांधी जी को ये पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने भूख हड़ताल चला दी थी 6 अप्रैल को, ठीक है। तो देखो, एम्बॉर्डर्ड विद दिस सक्सेस, गांधी जी की सक्सेस के साथ गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो एक सत्याग्रही एक और मूवमेंट लॉन्च करेंगे 1919 में रॉलेट एक्ट के प्रपोजल के अगेंस्ट। ये एक्ट जो था ये जल्दी जल्दी में पास हो गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू इंडियन मेंबर्स के अपोजिशन को यूनाइट के चक्कर में, ठीक है। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अनगिनत पावर दे रही है और बिना किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को, बिना किसी ट्रायल के उन्हें पॉलिटिक्स में खड़ा कर देती है, उन्हें लीडर बना देती है। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि शांति से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे इन अनजस्ट लॉ के खिलाफ, और उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। उन्होंने ठीक है स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। रैलीज, हर सिटीज़ में रैली निकाली जाने लगी। वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए। रेलवे वर्कशॉप शॉप बंद हो गई सारी जगह की। हर पॉपुलर जगह पर अलार्म लगना शुरू हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन सेंटर्स जो थे, रेलवे वगैरह, टेलीग्राफ, वो सब के सब डिस्टर्ब हो गए, उनमें कम्युनिकेशन नहीं चलने लगा क्योंकि वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि वो इन नेशनलिस्ट के आगे झुक जाएंगे और लोकल लीडर्स को वापस से अमृतसर से उठाया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर नहीं किया जाने दिया और 10 अप्रैल को अमृतसर की जो पुलिस थी उन्होंने उन पर फायर कर दिया। कहाँ फायर कर दिया? उन लोगों पर जो मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है, जो बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पर फैले हुए थे और आवाज़ उठा रहे थे, तो उन पे फायरिंग करवा दी। मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, ठीक है। जनरल डायर ने कमांड दिया गया। फिर हमें पता है उसके बाद 13 अप्रैल को इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था, ठीक है। उस दिन बहुत तादाद में लोगों का ग्रुप जो था, बच्चे बूढ़े सब थे उधर, जलियांवाला बाग में आए हुए थे, हड़ताल कर रहे थे। जनरल डायर के ऑर्डर पर सैनिकों ने, सोल्जर्स ने गोली चलाना स्टार्ट कर दिया और बहुत लोग मरे थे उस टाइम पे। पूरे एग्जिट एरिया को ब्लॉक कर दिया और चारों तरफ से लोग फंस गए थे और उन्हें मार दिया गया, ठीक है। उस समय हमारे गांधी जी भी मर गए थे। उसी जलियांवाले बाग के इंसिडेंट में हमारे गांधी जी भी मरे थे, हमें सबको पता है,
ठीक है। तो यहाँ पे तो इसमें आपको पूरा जलियांवाला बाग का इंसिडेंट वाला दे रखा है। यहाँ से हम करेंगे थर्ड पैराग्राफ, वाइल द रॉलेट सत्याग्रही। ठीक है, तो जब ये रॉलेट और सत्याग्रही वाला मूवमेंट चारों तरफ फैला हुआ था तो अब भी बहुत सारी सिटीज़ और टाउन में अब भी लिमिटेड था। महात्मा गांधी को लग रहा था कि अब उन्हें बहुत ही बड़ा मूवमेंट इंडिया में लॉन्च करना पड़ेगा ताकि हम जीत हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी ऐसा मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया। बिना वो तब तक ऐसा कोई, और वो जानते थे कि वो जब तक बड़ा मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ यूनाइट होकर एकता में होकर काम नहीं करेंगे। ठीक है, वन वे ऑफ इज डूइंग दिस ही फेल टू वेयर्स टू टेक अप द खिलाफत इशू। फिर उसके बाद उन्होंने खिलाफत वाला इशू अपने हाथ में लेना चाहा। जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्की की हार हुई थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की जो था, ऑटोमन एम्पायर, उसकी हार हुई थी और बहुत सारी अफवाहें फैली गई थी कि वहाँ पर पीस ट्रीटी इम्पोज होने वाली है ऑटोमन एम्पायर पर, जो इस्लामिक वर्ल्ड के यानी खलीफा, जो स्पिरिचुअल हेड हैं वहाँ के इस्लामिक वर्ल्ड के, वो है खलीफा। वो खलीफा के टेम्परल पावर्स को बचाएंगे। खिलाफत कमेटी बॉम्बे में मार्च 1919 में फॉर्म हो गई। ठीक है, जो भी यंग जनरेशन थी मुस्लिम लीडर्स की, उसमें जो ब्रदर्स हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने महात्मा गांधी के इस यूनाइटेड मास एक्शन को, यानी उनके इशू को, ठीक है, उनके साथ उनका एक प्लान बनाया कि कैसे उनके मूवमेंट को रोक सके। गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और एक साथ मुस्लिम को, उनको यूनिफाइड किया, उनको नेशनल मूवमेंट की तरफ खींचा। और कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में सितंबर 1920 में उन्होंने कन्विंस किया बहुत सारे लीडर्स को कि वो एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ताकि वो खिलाफत इशू को भी और स्वराज के लिए भी वो लड़ सकें। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉरपोरेशन क्यों हुआ। उन गांधी जी की एक फेमस बुक है हिंद स्वराज, जो कि 1999 में आई थी। महात्मा गांधी ने उसमें बताया था कि कैसे ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडियंस के कॉरपोरेशन के साथ, और कैसे वो इस कॉरपोरेशन की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे थे। अगर इंडियंस उनके साथ कॉपरेट करने से मना कर देते तो ब्रिटिश का जो रूल था इंडिया के अंदर, वो चारों तरफ फैल जाता एक ही साल में। अगर इंडियंस मना कर देते ना कोऑपरेट करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिश का रूल इंडिया में सेटल ही नहीं होता और एक साल के अंदर ही वो स्वराज पा लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने होने दिया। अब नॉन कॉपरेशन जो है वो कैसे एक मूवमेंट बना। गांधी जी का जो प्रपोजल था वो ये था कि मूवमेंट जो है वो एक अनफोल्डेड स्टेजेस में होना चाहिए। अनफोल्डेड स्टेजेस से क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड द बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। उन्होंने चाहा कि ये जो है ये गवर्नमेंट अवॉर्डेड के सर्विसेज के साथ सरेंडर होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। ठीक है, सिविल सर्विसेज का बायकॉट होना चाहिए। ठीक है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, इन सब का बायकॉट होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के केस में जो भी यूज़ है रिप्रेशन का, फुल डिसोबीडियंस कंपेजन जो है उन्होंने लॉन्च किया। गर्मी में यानी 1920 के समर मंथ्स में महात्मा गांधी ने और शौकत अली ने एक्सटेंसिवली टूर किया और पूरे इस पॉपुलर मूवमेंट के पॉपुलर सपोर्ट को मोबिलाइज किया। बहुत सारे जो कांग्रेस, मैनी विद इन द कांग्रेस, बहुत से लोग जो थे कांग्रेस में वो भी उनके प्रपोजल्स के साथ कंसर्न थे। बहुत काउंसिल इलेक्शंस जो कि शेड्यूल थे नवंबर 1920 के लिए, उनका भी बायकॉट हो रहा था और उनको डर था कि कहीं ये मूवमेंट जो है ये बहुत बड़ा वायलेंस ना बन जाए। इसलिए सितंबर और दिसंबर के मंथ में ही कांग्रेस ने इस इशू को डिस्कस किया। ठीक है, और कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं रखा गया सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के बीच में मूवमेंट के दौरान। फाइनली कांग्रेस सेशन जो कि नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, उसमें कॉम्प्रोमाइज निकल कर आया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट उनको करना ही पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, बॉयकॉट हो रहा है फॉरेन क्लोथ का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो था वो जनवरी 1921 में एक साथ दोनों शुरू हुए थे। यहाँ पे देखो डेट आ गई, मैंने आपको शुरू में बताया था। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, हर एक का अपना अपना एक एस्पिरेशन था। ठीक है, हर जो थे वो स्वराज को नाम दे रहे थे, लेकिन अलग अलग लोग थे तो अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। अब
टाउन्स में कैसा मूवमेंट चल रहा था, यहाँ से हम बच्चों कल करेंगे। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए 2-3 पार्ट्स लगेंगे, बट मैं आपको चलो ये वाला पोर्शन तो करा देती हूँ क्योंकि फिर समझ में आ जाएगा आपको। टाउन्स में मूवमेंट कैसा चल रहा था, तो मूवमेंट जो था वो पहले मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जो भी गवर्नमेंट जिन स्कूल्स को कंट्रोल कर रही थी, तो उधर के स्टूडेंट्स ने, कॉलेज स्टूडेंट्स ने वहाँ जाने से मना कर स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। हेडमास्टर ने भी रिज़ाइन दे दिया, टीचर ने रिज़ाइन दे दिया, लॉयर ने अपनी जॉब छोड़ दी। तो जितने भी काउंसिल इलेक्शंस थे उन सब ने बायकॉट कर दिया। बहुत सारे मद्रास के जगह, मद्रास को छोड़ दिया, बाकी सब जगहों पर बायकॉट हो गया। जहाँ पर जो जस्टिस पार्टी थी, यानी कि नॉन ब्राह्मण की जो पार्टी थी, वहाँ पर उन काउंसिल को एंट्री दी जाती थी, लेकिन कुछ पावर गेन करके ही एंट्री दी जाती थी। समथिंग दैट यूजुअली ऑन ब्राह्मण हैड एक्सेस टू, यानी कुछ ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही परमिशन दी जाती हो। तो जो नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट था इकोनॉमिक फ्रंट के मुताबिक वो ज़्यादा ड्रामेटिक था। फॉरेन गुड्स का बायकॉट हो गया, लिक्विड शॉप्स जो थी वो सारी की सारी बंद हो गई, ठीक है। फॉरेन क्लोथ जो थे वो उनको जला दिए गए बड़े बड़े बॉन्ड फायर में। इम्पोर्ट जो हो रहा था फॉरेन क्लोथ्स का वो अब आधा हो गया था 1921 और 22 में। उसकी जो वैल्यू थी वो 102 करोड़ से गिरकर सीधा 57 करोड़ हो गई थी, ठीक है। बहुत सारी प्लेसेस में जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स का फाइनेंस फॉरेन ट्रेड करने से मना कर दिया था। और इस बायकॉट मूवमेंट के बढ़ते, जिस तरह से बायकॉट मूवमेंट बढ़ता गया, लोग जो थे वो अपने क्लोथ्स को इंपोर्ट करने से मना कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्लोथ्स पहन रहे थे, इंडियन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन के कोट्स पहन रहे थे, हाथ से बनाए हुए जो क्लोथ्स थे वो पहन रहे थे। लेकिन इस मूवमेंट के चलते सिटीज़ में ग्रेजुअली कुछ रीजंस की वजह से कुछ मामला स्लो डाउन हो गया। और जो खादी नाम का जो क्लॉथ था, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जो कि मिल्क क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही थी, और जो गरीब लोग थे वो बेचारे उससे खरीद नहीं पाते थे, काफ़ी महंगा था। तो उसी तरीके से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस ने जो बायकॉट किया था उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटिश के जगहों पर सेटअप करना ही पड़ा, ठीक है। जिस वर्ष स्लो टू कम अप, जिसकी वजह से थोड़ा सा धीरे हो गया था। जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स थे, उन सब ने वापस से गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन कर लिया था, वापस से स्कूल ज्वाइन कर लिया था, कॉलेजेस को ज्वाइन कर लिया था। लॉयर वापस अपने उन्होंने अपनी भी जॉब ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि उन्होंने खादी क्लॉथ की प्राइस इतनी बढ़ा दी कि वो लोग खरीद नहीं पाते थे पहनने के लिए। पहनने के लिए कुछ तो चाहिए इंसान को, इसलिए वो वापस से अपनी जॉब्स पर आ गए थे। उन्होंने बायकॉट करना बंद कर दिया। अब रिबेलियन क्या हुआ, कंट्री साइड में सिर्फ सिटीज़ से लेकर, सिटीज़ में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो पूरा फैल गया था। लेकिन उसकी पीजेंट्स और ट्राइबल्स के स्ट्रगल की वजह से बहुत इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये चीज़ डेवलप हो रही थी बायकॉट। लेकिन अवध सिटी में, अवध जगह पर जो पीजेंट्स थे, जैसे कि बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे, who had earlier been to Fiji as an itinerant labor, जो कि फिजी नाम के जगह पर एक लेबर थे। तो जो मूवमेंट उन्होंने चलाया था तालुकदार के अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, उन्होंने डिमांड की थी पीजेंट से कि वो हाई रेंट पे करे, ठीक है, ज़्यादा वेराइटीज़ के ड्रेसेस खरीदे जिससे उनको हाई रेंट मिले। तो ये सारी चीज़ें थी। तो पीजेंट्स हैड टू डू बिगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि उनको भिखारियों की तरह वहाँ पर आना पड़ता था, काम करना पड़ता था लैंडलॉर्ड के फार्म में, बिना उनको पैसे दिए, बिना उनको सैलरी दिए। जितने भी टीनेज के तौर पर कोई भी उनकी सिक्योरिटी नहीं थी जॉब की, रेगुलर कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था उन्हें जॉब। पीजेंट मूवमेंट जो था वो इस रिवेन्यू के रिडक्शन के अगेंस्ट था, यानी कि जो पीजेंट्स का जो मूवमेंट था, यानी किसानों का जो मूवमेंट था, वो इस चीज़ को लेकर था कि उनका जो कर्जा है उसमें थोड़ी सी कटौती कर दी जाए, ठीक है। बेगर चीज़ का अबॉलिशन कर दिया जाए, सोशल बायकॉट हो इन लैंडलॉर्ड्स का। बहुत सारी जगहों पर नाई, धोबी, बांस पर बहुत सारी पंचायतें ऑर्गेनाइज की गई ताकि लैंडलॉर्ड्स को इनकी बार्बर्स, वॉशरमैन, हर तरह की सर्विसेज दी जाए, हर तरह के फार्मर को चांस मिले। 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव में जाना शुरू किया और लोगों से बात की और उनकी चीज़ों को समझा। अक्टूबर तक जो और किसान सभा थी वो जवाहरलाल नेहरू ने, उसके हेड थे वो बाबा रामचंद्र, और कुछ लोग आए हुए थे। एक ही महीने में 300 ब्रांचेस जो थी वो गांव के अंदर सेट
बनाई गई थी, जहाँ पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो सालों साल चलता रहा, हर साल चलता रहा। और जो एफर्ट कांग्रेस ने बनाया था कि अवध के पीजेंट को स्ट्रगल ना करना पड़े, वो अब इतना नहीं फैला। पीजेंट का जो मूवमेंट था वो अलग अलग फॉर्म में डेवलप्ड हुआ, जिससे कांग्रेस की लीडरशिप ना खुश थी। लेकिन मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ता गया 1921 तक, तो जो हाउसेस थे तालुकदार और मर्चेंट्स के, उन पर हमला हो गया। ठीक है, बाजार को लूट लिया गया, ग्रेन्स जो थे उनको हाथों से ऐसे छीन छीन के उठा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर जो लोकल लीडर्स, उन्होंने पीजेंट्स ने कहा कि जो गांधी जी उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, लैंड वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी लैंड को वापस से बांटा जाएगा गरीबों के बीच में। महात्मा गांधी का नाम लेकर ये तूफान मचाया था कुछ लोकल लीडर्स ने। ठीक है, सारे एक्शन वगैरह ये सब हुआ था। ठीक है, तो जितने भी ट्राइबल प्रेजेंट्स थे उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया, और जो आइडिया था स्वराज का वो चीज़ हो नहीं पाई। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश की जो गुदम हिल्स है, उसमें एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट हुआ था जो कि 1920s तक चला था, लेकिन उसमें कोई भी तरह की स्ट्रगल सामने नहीं आई जिससे कांग्रेस जो है उसको अप्रूव कर सके। इसकी वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज को बंद कर दिया, लोगों को आना जाना बंद कर दिया, लोगों को एंटर नहीं दिया जाता था उधर, ताकि वो अपने कैटल को ग्रेस करा सके। ठीक है, उनको खाना खिला सके, या फिर वो वहाँ से फ्यूल, वुड या फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे। उन्हें हिल पर ही एनरेज कर दिया गया, कोई भी लेवलीहुड अफेक्ट उनका नहीं होगा। ठीक है, उन्हें लगता था ये जितने भी ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनके, ये सब उनके साथ अन्याय हो रहा है। जब गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही थी कि वो एज अ बेगर कंट्रीब्यूट करे रोड बिल्डिंग के लिए, तो हिल पे जो लोग रहते थे उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो पर्सन जो भी सामने आ रहा था वो भी एक इंटरेस्टिंग फिगर के तौर पर मूवमेंट चला रहा था। अलूडी सीताराम राजू जो थे, जिन्होंने बहुत सारे स्पेशल पावर्स को क्लेम किया था। ठीक है, वो जो थे उन्होंने सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को करेक्ट किया, लोगों को हील किया, उन्हें दिलासा दिया, और उन्होंने बुलेट शॉट पर भी सरवाइव कर लिया। राजू की इस हिम्मत को देख के जो भी रिबेल्स थे वो सारे के सारे उन्होंने भी भगवान पे विश्वास रखकर उन्होंने भी जीत हासिल की। राजू ने अपने महात्मा गांधी के ग्रेटनेस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुए हैं। लोग जो कि खादी पहनते थे और गिव अप ड्रिंकिंग जो पीते थे, लेकिन सेम टाइम पर वो इंडिया में आए और उन्हें लिबरेट किया। जब तक फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, नॉन वायलेंस का नहीं। गुदम ने पुलिस स्टेशंस के अटैक, यानी गुदम ने रिबेल किया पुलिस स्टेशन के अटैक पर। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने स्वराज को अचीव करना चाहा। राजू को पकड़ा भी गया था और उन्हें फिर 1924 में छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो वो एक तरह के फोक हीरो बनकर रह गए थे। अब स्वराज इन प्लांटेशन में यहाँ पे शायद इंडिगो के बारे में आएगा। ठीक है, यहाँ पे शायद हो सकता है इंडिगो के बारे में आए, बट हम यहाँ से बच्चों कल स्टार्ट करेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन 2.3। यहाँ से मार्क करके रखना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। आई होप आपको सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से ये चैप्टर समझा सकूँ। कल हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मे भी वैसे बहुत बड़ा है, तो आई थिंक 2-3 पार्ट तो बनी जाएंगे। सो एनीवेज, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, and I hope also that you understand today's concept. If you have any query, कोई भी query हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग माई चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों ने देखा है। सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे जो लाल सा बटन होता है उसको भी दबा देना, और साथ में ग्रे कलर की बेल को भी दबा देना। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय बच्चा पार्टी। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।